एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं जो नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुए उसके पीछे क्या साजिश है या ये सुरक्षा चूक है। अगर सुरक्षा चूक है तो क्या वो महज चूक है या उसके पीछे भी कोई साजिश है। तमाम तरह के विचार तथ्य आपके सामने आए और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको हम दिखाते हैं। एनआईए वहां जारी है, पूरी पहलू की जांच करेगी। अगर कोई भी कमी कहीं भी सेंट्रल फोर्सेस या स्टेट पुलिस पे आएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम इतना कहना चाहते हैं कि बहुत ही बड़ा एक दुर्घटना ये हुई है और ऐसी दुर्घटना फिर ना हो, इसकी पूरी जांच एनआईए की टीम करेगी। सोनकर शास्त्री हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। नक्सल समस्या एक गंभीर समस्या है। इस पर केंद्र की और जो 8 प्रदेश जहां नक्सल समस्या इस समय प्रभावी रूप से इस समय है, उनके सबको मिला करके इस प्रकार की एक बैठक होनी चाहिए और उसमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कड़े नियम कानून बने कैसे और नक्सल समस्या को नियंत्रित कैसे किया जाए। डीपी त्रिपाठी हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं और शरद पवार के करीबी भी हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया, वो आपको हम दिखाते हैं। पूरी विफलता सरकार की है, जहां 1500 से 2000 आदमी उस परिवर्तन यात्रा को घेर रहे हैं और सरकार को कोई सूचना नहीं है। इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? 1500 से 2000 आदमी नक्सलवादी उनको घेर रहे हैं और जिस तरह से धुआंधार गोलियां चली, किस तरह लोग मारे गए, मुझे बड़ा दुख होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम बयान उनका एक अंश दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ तकनीकी कारण से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले जो बातें पुष्पेंद्र आपसे शुरुआत करते हैं। सुरक्षा चूक, सुरक्षा जो प्रशासनिक जिसे कहते हैं व्यवस्था का विफलता, खुफिया तंत्र की असफलता, ये तमाम चीज क्या एक साथ संभव है या सब एक ही है? ये दिलीप, मैं एक बात नहीं समझ पाता, इस देश में दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट पे हमला हो जाए, बम धमाका हो जाए, जितने भी चीजें होती हैं, चाहे वो दहशतगर्द करें या नक्सलाइट करें, ये बड़ी आम सी बात है कि सुरक्षा चूक हुई और जो भी हमारी इंटेलिजेंस है वो फेलियर है। लेकिन ये सुनते सुनते हम लोग इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि किसी भी घटना के बारे में अगर सुरक्षा चूक थी भी और वो घटना हुई है तो सुरक्षा चूक हुई होगी, लेकिन वो आज तक पता नहीं है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा अपनी कि पीछे जाता हूं, अब तक जितनी नक्सल घटनाएं हुई हैं, चाहे 74 मारे गए हों, चाहे 50 मारे गए हों, चाहे डिरेलमेंट किया गया हो, ये इस तमाम चीजों की जांच कहां हुई, किसने की, क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्या उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई की? आज तत्कालिक तौर से इस बात को कहा जा रहा है ये सुरक्षा चूक है, फिर एक ये भी बात कही जा रही है ये साजिश है। ये साजिश है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार शामिल है या कांग्रेस के वो उत्साही या महत्वाकांक्षी लोग शामिल है इसमें जो इस पूरी लीडरशिप से नाराज थे और जिन्होंने इस सभा से पहले हेलीकॉप्टर से अपने वापस रायपुर आने का फैसला कर लिया था? तो फिर अगर शक्की सुइयां तो फिर सब पे जाएंगी। तो तय यह होना है कि अगर साजिशकर्ता की बात है तो ईमानदारी से साजिशकर्ता को पकड़ेगा कौन? और सुरक्षा चूक है तो क्या राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, इंटेलिजेंस की है, तो इसको कौन बताएगा? आज तक इतने हमले इस देश में हो चुके, मुंबई का हमला हम जानते हैं कि मुंबई में 26/11 हुआ, उसमें भी आज तक यह नहीं पता चला कि किसकी सुरक्षा चूक में कौन जिम्मेदार था। गृह मंत्री आते हैं, कहते हैं कि हमको पहले से पता था, तो पहले से पता था तो फिर क्या किया था आपने? तो ये एक बड़ा रटा रटा ऐसा जवाब हो गया है। और अभी एक प्रवक्ता किसी पार्टी के बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कड़े कानून। ये कड़े कानून का शब्द जो है सुनते सुनते कान पक गए कि कड़े कानून का मतलब क्या है। कोई घटना होती है, आईपीएल में फिक्सिंग हो तो कड़े कानून, रेप हो तो कड़े कानून, हमला हो जाए तो कड़े कानून। तो ये कौन बनाएगा? 65 साल से संसद में लोग कर क्या रहे हैं? जी अवधेश जी, तीन बात मैं ये कि एक बात तो बहुत साफ है जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि जब भी कोई हमला होता है तो उसको हम दो बात करते हैं, सुरक्षा चूक, खुफिया तंत्र का विफल होना, ये और गंभीर का कड़े कानून बनने चाहिए। ये हम लोगों ने ऐसा है कि सुरक्षा चूक पर हमने पहले डिस्कशन किया आपके आरंभ में कि सुरक्षा चूक का अर्थ क्या है।
सुरक्षा चूक सबसे अहम पहलू होता है किसी हमले में। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आपको सुरक्षा का मतलब है कि आपकी खुफिया जो है वो बंद कमरा है, कहां से वही लेके लाना, वहां से कि भैया यहां साजिश है, थोड़ी भी भनक लगी, सुनिए, उसका विश्लेषण करना वो जहां जाता है, और उसके साथ साथ जो कार्रवाई करने वाली एजेंसियां हैं उन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन। अब इस समय इसलिए बड़ा माना जाएगा कि आपके पास मल्टी एजेंसी सेंटर है जो सब जगह की खुफिया का एक प्रकार से वो कोऑर्डिनेशन करती है। खुफिया ग्रिड बन चुका है इसके लिए। आपके पास तुरंत एक्शन के लिए कोबरा के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, उसका रिलेशन इस समय एनएसजी के साथ है, और अलग अलग प्रदेशों में जो माओवादी के ऑपरेशन के लिए जो उन्होंने कमांडो फोर्स उनके साथ है। इसके बावजूद एक दूसरा जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी भावना से तो मैं बिल्कुल सहमत होता हूं, लेकिन यह सुरक्षा चूक की बात होगी जहां सुरक्षा की थोड़ी आपकी पलक, माओवादी किसका लाभ उठाते हैं? माओवादी जहां भी थोड़ी कमी दिखेगी सीधा वहीं अटैक करते हैं, पैदा करके आतंकवादी वहीं करता है। इसलिए अगर आप हिंसक उग्रवाद के शिकार हैं तो आपकी सुरक्षा उतनी ही सघन होनी चाहिए। एक तो एक बात है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, इस समय भारत में जो माओवाद का संघर्ष है उसका सबसे बड़ा दोष अब क्या हो गया मालूम है? जब हम किसी को परास्त नहीं करते हैं ना, तो हम ये गिनाने लगते हैं कि वो एक कदम हटा है या एक मरा है। हमारे 3 मरे हैं, उनके 4 मरे हैं। भारत में आप जानते हैं कि हमारे देश का प्रशासन आंकड़ों की जादूगरी करता है। यह बताया गया है कि 2012 में जो हमारे यहां 437 लोग मारे गए वो 2011 से कम थे, 2011 में 2010 से। इसका मतलब यह है कि हम माओवाद कमजोर हो रहा है। मेरा प्रश्न यह होता है कि आपके सारे सुरक्षा चूक के बावजूद अगर वो हमला कर दे रहा है, और सीधी चुनौती से सीआरपीएफ पर हमला, आपकी रेलें रोक देना, जेल तोड़ के लोगों को निकाल देना, इंडिविजुअल नेताओं की सभा करके उन पर हमला करना, मारना, ये साधारण घटना थोड़े है, ये तो संपूर्ण साधारण घटना तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात तो सुनिए, तीसरा ये है कि हम अगर इस समय इसको उठाते हैं ना, ये माओवादियों का ही काम होता है। मीडिया में भी माओवादी लोग हैं, किसी की साजिश होने, अगर हम इस समय इसकी चर्चा करेंगे कि साजिश थी इसके पीछे, तो माओवादियों का काम आसान करेंगे। किसी भी सूरत में साजिश भी माओवादियों ने के सफल इसीलिए हुआ कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अगर पर्याप्त पुलिस बल, सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो वहां होता, उससे युद्ध करता, तो वो सफल नहीं होता। सवाल तो यह है कि साजिश तो वही सफल होता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं। तो साजिश ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन हमारे सामने इस समय जो माओवाद का राक्षस पैदा हुआ है। लेकिन जो चौथी बात, मैं अंतिम बात जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि मिलजुल के देखिए, इस पॉलिटिकल क्लास से यहां हमारे और पुष्पेंद्र जी की बात बिल्कुल सहमति होगी, जो स्वयं सुरक्षा के घेरे में बंद रहे, अपनी सुरक्षा करे, दलीय संकुचित राजनीति करेगा, इनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप का मार्गदर्शन कमजोर हो जाता है, वो आदर्श और प्रेरणा नहीं दे पाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि प्रशासन और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ईमानदारी से अपना जान देने जाएगी? तो हमारा आपका जीवन तो इस समय आतंकवादियों और माओवादियों के हाथों हो गया है। ये तो भगवान की दुआ है, थोड़ा पुलिस का थोड़ा भय है, थोड़ी पेट्रोलिंग हो जाती है, वो डरते हैं मार देंगे, तो मार देंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन अब यह दिखाना है कि पहली बार इनको सीधे मारा है, सीधे केंद्र और राज्य दोनों की पॉलिटिक्स को चुनौती किया है, इनको नंगा कर दिया है माओवादियों ने अपनी क्रूर हरकत से। अब ये क्या करते हैं? लेकिन मेरे से पूछेंगे तो जब तक इस देश में आर्थिक सामाजिक असमानता की खाई बनी रहेगी, इसके लिए खाद और पानी उपलब्ध रहेगा। लेकिन जो राज्य की भूमिका इसमें तो फेल है ही, सुरक्षा की व्यवस्था भी अगर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सरकारों का, ऐसे राजनीतिक पार्टियों का होने का क्या मतलब है? वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, कोई भी हो। हरिकेश जी, अक्सर बड़ी बड़ी घटना इस तरह की पहले भी हुई है, ठीक है, इस तरह से एक ही दल के कई नेता उसमें नेता नहीं मारे गए हों, या अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष नहीं मारे गए हों, लेकिन नेताओं पे हमले हुए हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की गई। और वो एक अलग तरह का अलग तरह से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में मारा गया सांसद। मेरा सवाल है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, घटना के बाद सियासी दल उसका फायदा और नुकसान का आकलन करते हैं और फिर उस तरह से बयान देते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, जिस तरह से इसकी बयानबाजी शुरू हुई है, ये देखिए वहीं जाके अब उसी रास्ते पे हम चल पड़े। मैं इसीलिए इन सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, बहुत एग्रेसिव बात कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का एक विषय बना हुआ है कि इतने दिनों से सारी घटनाएं हो रही हैं, सारी पार्टी के नेताओं के तरह तरह के बयान आए हैं, बड़े नेताओं के, छोटे नेताओं के, और वो बयानों के बाद
हमेशा देश की जनता को ये उम्मीद रही है कि कोई ऐसी कारगर कार्रवाई होगी जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो ऐसा लगता है कि सारे बयानों और सारे प्रयासों पर पानी फिर चुका है और उसका जैसे कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है, तब इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि इन बयानों के बाद और तमाम तरह की चीजें जो कही गई हैं, कोई नहीं करा, कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए, कुछ दूसरों को भी सुनिए। बिल्कुल आप तो कुछ भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो आपके साथ तो ये समस्या हम देख रहे हैं आज। तो उसमें ऐसा है कि कार्यवाहियां हुई हैं, लेकिन हमेशा कुछ चूक तो होती ही है, हो ही जाती है, उसका वो फायदा उठाते हैं। अब वो चाहे आप कहिए कि कॉन्स्पिरेसी थी, किसकी थी, कहाँ से थी, उसकी जब जांच होगी तो पता चलेगा, शायद जांच वांच हो भी रही है। लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है और उसको बचाने के लिए सबको एकजुट होकर के एक तरह से सोचना पड़ेगा। मैं तो बल्कि बिंदा करात की बात से सहमत हूँ, जो मैंने कल सुना, जिस तरह से उन्होंने बोला, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो उस तरह की बात करेंगी। आज उन्हीं की पार्टी के सुनील चोपड़ा कुछ और बात बोल रहे थे, लेकिन बिंदा करात ने जो बात बोला, उन्होंने तो कहा कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं डेमोक्रेसी में इस तरह के तत्व, तो निश्चित रूप से इनके जो इस खूनी राजनीति है, इस पर रोक लगाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो इसमें अगर सीपीएम भी ऐसा सोच रही है, हमारी पार्टी भी सोच रही है, दूसरी पार्टियां भी सोच रही हैं, भाजपा भी ऐसी बात कर रही है, तो अब एक सम्मिलित प्रयास की जरूरत है जिसमें सब लोग मिल करके कोई रास्ता निकालें। ये खाली एक दूसरे पर दोषारोपण करने और झगड़ा करने और अपनी बात को, क्या सम्मिलित प्रयास होंगे, होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्योंकि घटनाएं लगातार होती हैं, कुछ न कुछ लोग कहते भी हैं, थोड़ा बहुत कदम भी उठाए जाते हैं। आज तो वहां पर तमाम पुलिस फोर्सेज पड़ी हुई हैं, तमाम शक्तियां वहां पर हैं सरकार की, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं था। तभी तो आखिर ये लोग इतना हिम्मत करके आए, या इनको किसने उकसावा दिया, कैसे इनको पता चला कि क्या है। अब एक नया खबर आ गई है कि रास्ता बदल दिया गया। वो आज हम लोगों को पता चला। अब क्यों रास्ता बदला गया, किसके कहने से बदला गया, तो ये एक सवाल हो गया। प्रशासन को, ये बहुत सारी चीजें हैं, एक के बाद दूसरी सब उलझती चली जा रही हैं। लेकिन अब उसको थोड़ा सा शांति से, व्यग्रता से नहीं, शांति से समझ करके तब रास्ता ढूंढने की जरूरत है। लेकिन कड़ी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, जो कि अभी शायद नहीं हो पा रही। एक जो बात हरिकेश ने की, सम्मिलित रूप से प्रयास कर, सबको प्रयास करने होंगे। एक तरफ हम इस बात को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और इसकी आवश्यकता पे जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो बयान, जो आप भी कह रहे हैं कि राज्य में सुरक्षा की चूक है, जो कांग्रेस भी कह रही है या जो अन्य नेता भी कह रहे हैं, और वहां चुनाव भी हैं और इस तरह की तमाम बातें। इसमें उस सम्मिलित प्रयास को, जो अनुभव पीछे से है, जो अभी का अनुभव है, आवश्यकता है, लेकिन अनुभव क्या कहता है कि सम्मिलित प्रयास हो पाएंगे? कामना करूंगा हो। इस एस्पेक्ट पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज दोनों बयान की हमने शुरुआत से चर्चा की। मैं तो चाहूंगा कि अभी भी सुबुद्धि आए, क्योंकि ये पहली बार सीधे पॉलिटिकल लीडरशिप को जाके मार दिया है, अब आप तक पहुंच गया है। अब कम से कम पॉलिटिकल पार्टियां चेतें, आपस में बैठें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, हरिकेश जी ने कहा कि आज कोई बात नहीं माना, मैं ज्यादा इन्हीं की बात आज रखा हूं। एक बात सुनिए, देखिए अभी पहली बार नहीं मारे हैं झारखंड में, ऐसा कभी नहीं हुआ था ना। महतो को मारा, महतो को मारा, बिहार में राजेश महतो को मारा, बलराम कश्यप हमने को मारा है, सिंगल तो मारते ही थे। लेकिन पहली बार घेर करके, देखिए यहाँ जितने नेता थे सबको सुरक्षा मिली हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि ये हो, लेकिन मेरा एक, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि महेंद्र कर्मा को तो जेट पर, मैं खुद उनके साथ दौरा किया हूं, मैंने देखा है उनके साथ 25 SLR के साथ, राइफल्स के साथ तमाम सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। तो लोग कहां थे? कितने लोग थे? सब थे, सब घायल हो गए, गिर गए। तभी ये बेचारा हाथ उठा के, मैं कह रहा हूं कि इस देश में कौन माओवादियों के साथ जाएगा, ऐसे हाथ उठाया कि तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। उसके बाद उन लोगों ने बंदूक से पहले मारा है उसको। एक मिनट, तो पॉलिटिकल पार्टियां यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना है कि कौन जाएगा शान से। पॉलिटिकल पार्टियां एक हो, लेकिन एक ही बात है, मैं आप ही लोगों के सामने और अपने दर्शकों के सामने प्रश्न छोड़ता हूं, क्या भारत में इस समय एक भी नेता है जो शान से सीना तान के निकले, जनता के बीच जाए कि ये जो है लोकतंत्र के विरोधी है, हिंसा फैलाते हैं, मैं तैयार हूं, चलो इनसे मुकाबला करना है। अगर जब ऐसा नेता नहीं होगा तो आप केवल प्रशासनिक दृष्टि से इसका मुकाबला इस समय नहीं कर सकते हैं। मानते हैं इस समय गांधी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, जो पहले का अटल बिहारी, ऐसे लोग, राम मनोहर लोहिया, राज नारायण, ऐसे लोगों की जरूरत इस समय थी जो हमारे देश में इस समय नहीं है। पुष्पेंद्र,
देखिए, मैं दिलीप अपनी बात फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं। मैं बहुत कम समय से इतना जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि सम्मिलित प्रयास हो पाएगा या सियासत में फंस के जांच और कार्रवाई रह जाएगी? दिलीप, मैं फिर वही बात कहूंगा कि 2006 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और आज भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और इस पूरे दौर के अंदर एक दिन के लिए भी वो कुर्सी से नहीं हटे हैं। अगर उन्होंने 2000 में कहा कि इस देश का सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंटरनल सिक्योरिटी वो माओइस्ट और नक्सलाइट है, तो 2006 से लेके और इस घटना तक क्या राष्ट्रीय सहमति बनी किसी की? और एक छोटी सी बात जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही कि इस देश की, अवधेश जी भी उससे सहमत होंगे कि जो इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी इतनी महान है हमारे देश की कि कुछ लोग अगर पकड़े जाते हैं मालेगांव ब्लास्ट के अंदर, तो उन एजेंसियां वो पहले से कह देती हैं कि उनको इस बार जमानत मिल जाएगी। और अभी हाल में एक बड़ी हास्यास्पद रिपोर्ट दी गई है एनआईए की तरफ से कि हिंदू आतंकवादी मोदी की सभाओं में इसलिए बम धमाके करेंगे ताकि मोदी के प्रति सिंपैथी पैदा हो। ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये महान महान कार्य करती हैं, इनका पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, ये अपने पॉलिटिकल आकाओं के लिए लोगों को फंसाती हैं। आज बड़े एक अखबार के अंदर छपा है कि असीमानंद को, जिसको पिछले 2 साल से जिसको लेकर के पाकिस्तान सवाल उठा रहा है, उस असीमानंद के खिलाफ कोई आरोप ही नहीं है, इनके पास कोई चार्जशीट ही नहीं दी है। तो आप इस देश की जो तथाकथित एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, किसके इशारे पे करती हैं, ये भी देखें। सवाल है पुष्पेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि यह माना जाए कि इस वक्त देश एक यूनाइटेड जिसे कहते हैं, सम्मिलित होकर जीवन भगवान और आतंकवादियों के है। एक जो बड़ा सवाल है वो एक अलग चीज है, लेकिन देश अभी शायद जो पुष्पेंद्र करने के तैयार नहीं है एक होके लड़ने के लिए। इस रूप में कह रहा हूं कि आप जो है छोटा सा दिलीप, लास्ट लाइन, ये देश आईपीएल के अंदर सारे नेता मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, फिक्स हैं, उस पे तो एक साथ लड़ रहा है, लेकिन किसी राष्ट्रीय समस्या पे इस देश की पार्टियां एक नहीं है, क्योंकि सबके फायदे उसमें नहीं जुड़े हुए हैं। आईपीएल में सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग हम वही लिए चलते हैं आपको, क्योंकि समय कम है। आईपीएल की बात करते हैं और आईपीएल की जब बात करते हैं तो जिस तरह से बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके इस्तीफा के बाद जो मांग उठेगी वो राजीव शुक्ला आईपीएल चीफ के इस्तीफा की फिर मांग उठेगी। उन्हें पता है कि कई नेता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे अन्य नेता हो, चाहे आरजेडी के हो, फिर उन तमाम लोगों के इस्तीफे की मांग होगी और फिर इससे एक के बाद दूसरे लोग इसमें उनके हटने का भी मांग होगा। इसलिए एक साठगांठ के तहत ऐसा लगता है कि यह इस्तीफा नहीं हो रहा है। लेकिन जो श्रीनिवासन है वो कहते हैं उन्हें मीडिया उन्हें बिना मतलब बेवजह उनका पीछा कर रही है। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई मीडिया बेवजह श्रीनिवासन का पीछा कर रही है? मीडिया किसी का बेवजह पीछा नहीं कर रही। यह खेल मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जो लोग श्रीनिवासन के पीछे हैं वो जानते हैं कि अगर श्रीनिवासन गए तो आग उनके दामन तक आएगी। यह मामला कुछ वैसे ही है जैसे देश के कानून मंत्री को बचाने के लिए बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे कि नहीं, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वो भी जानते थे कि अगर अश्विनी कुमार चले गए तो दाग और दामन जो है वो दोनों झुलस जाएंगे। यह खेल बिल्कुल वैसे ही है और कांग्रेस के नेता जान रहे हैं कि जो गलती उन्होंने अश्विनी कुमार के मामले में इस्तीफा देकर कराई है वो इसमें नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी मारे जाएंगे और कुछ बीजेपी के भी लीडर मारे जाएंगे। लिहाजा वो बार बार श्रीनिवासन, जो कि एक महत्वपूर्ण नहीं है बहुत ज्यादा, उनके इस्तीफे पे हैं, जो असली लोग हैं उन तक न बात पहुंचे, उन तक बात छुपी रहे। इसलिए श्रीनिवासन को आगे करके मीडिया में हा मचाया जा रहा है कि साहब श्रीनिवासन इस्तीफा दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह कि श्रीनिवासन इस्तीफा देंगे तो उनके पीछे जो लोग हैं वहां तक आग पहुंचेगी, उसे रोकने की कोशिश है। जी अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी ने एक बात कितनी अच्छी कही है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो नेता एक साथ आईपीएल को बचाए। देखिए, पाप का घड़ा भरने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अब दिख रहा है कि देश को लूटने का, लोगों की वासना जगा करके उनकी पैकेट हल्का करने का और देश की संस्कृति नैतिकता को खत्म करने का जो ये आईपीएल चला था, जिसको हम लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, अब उसके पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है और वो लोगों को अब दिखाई देने लगा है उसका भाप। इसलिए सब बचेंगे नहीं, चाहे बचाने, लेकिन हाँ अब अंतिम कोशिश जरूर हुई है राजीव शुक्ला जी की, अरुण जेटली को पकड़ो, उनको ले चलो कि भैया फिक्सिंग के विरुद्ध कानून बना दो। भैया कानून फिक्सिंग के विरुद्ध बनाओगे, लेकिन हर टीम के पीछे जो ये कुकर्म हो रहा है बेचने खरीदने का, उसके लिए कौन कानून है? बेटिंग के लिए कौन कानून है? ये तो ढकने का है। लेकिन देश में मीडिया की इस बार की कृपा से, हमारे आपके सहयोग से, इन बेईमानों, धूर्तों, अनैतिक जो है व्यक्तियों के, कुकर्मियों, अपराधियों के खिलाफ ऐसा वातावरण बन रहा है पुष्पेंद्र भाई कि समय लगेगा,
लेकिन इनका पतन अब सुनिश्चित है, इनको कोई नहीं बचा सकेगा। श्रीनिवास क्या, श्री 1008 1,08,000 भी आ जाएंगे तो अब आईपीएल बीसीसीआई के इन अधिकारियों को नहीं बचाया जा सकेगा। अगर ये बच गए तो फिर दिलीप जी, अवधेश कुमार और पुष्पेंद्र किस दिन के लिए है? हम लोग तो इनके लिए खाई खोदते ही रहेंगे जब तक ये हट नहीं जाते हैं। अवधेश भाई की सारी बात पे सिर्फ मैं कह सकता हूं आमीन। जी, लेकिन जो एक गंभीर जो सवाल देख, जिस तरह से पूरी चीजें हो रही है, जिस तरह से मीडिया को ब्लेम किया जा रहा है कि मीडिया बेवजह पीछे पड़ी हुई है, मीडिया जो है हाउंड कर रही है। देखिए, ये आईपीएल को बहुत सारे नामों से संशोधित किया जा रहा है, लेकिन जो ये हरकतें हुई हैं इससे तो ये इंडियन प्लंडर लीग के रूप में, इंडियन प्लंडर लीग, हाँ, लुटेरों की, अब ये वो प्लंडर मतलब या प्लंडर जो भी कहिए, तो कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही विख्यात, संसार के बहुत विख्यात व्यक्ति थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने एक बात कहा था क्रिकेट के बारे में, उसमें 50% अभी भी लगता है सही है और 50% तो नहीं ही सही अब लग रहा है अब आज की तारीख में। उन्होंने कहा था कि मूर्ख लोग क्रिकेट खेलते हैं और महामूर्ख लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं। तो अब मूर्ख लोग क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं। मेरा सवाल पैसा यहाँ सवाल जो हो गया है, जो आप कह रहे हैं जो इंडियन प्लंडर लीग है, ये जो प्लंडर हो रहा है देश का हो रहा है। अब वही बात, और सिर्फ वो पैसे का प्लंडर नहीं है, यहाँ चारित्रिक प्लंडर भी हो रहा है। अब इसमें इन सब बातों के एक साथ जोड़िए जी, जो ये आईपीएल है इसका बीसीसीआई से कितना कनेक्शन, श्रीनिवासन का तो ये मामला आ गया है ना कि उनका दामाद, हमारे पास दामाद उनका इन्वॉल्व है, इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ है श्रीनिवासन के लिए। लेकिन आईपीएल के प्रमुख लोग कौन है, जो आईपीएल को चला रहे हैं वो कौन है? आईपीएल बीसीसीआई जरा अलग अलग करके देखिए, उसी की कंपनी है जिसका चेन्नई सुपर किंग जो है ना, इंडिया सीमेंट, तो इसीलिए उसका मांग रहे हैं। लेकिन आईपीएल के मुख्य लोग कौन है? आईपीएल बीसीसीआई को दोनों जरा अलग अलग करके थोड़ी देर के लिए देखिए, तो आईपीएल का चीफ कौन है इस समय? वही सवाल है, इसलिए इस्तीफा नहीं हुआ। तो सवाल है कि अगर जिस बीसीसीआई के भी जो अधिकारी हैं जी, तो जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी, इसमें पता नहीं चलेगा कौन किसका साला, कौन किसका बहनोई, किसका सांठगांठ है। इसीलिए ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई और आईपीएल दोनों अंधेरे में आजकल नहीं, अंधेरे में सेक्स पार्टी, आपने बदलने वाली जो पार्टियां होती है ना कि अपनी पत्नी को बदल दो, ऐसा आईपीएल और बीसीसीआई का मामला। आपने या पुष्पेंद्र जी ने एक बार कहा था, कोई नैतिकता की बातें उठी थी तो आप ही दोनों में से किसी ने कहा था कि छोड़ो नैतिकता की बातें, तो करोड़ों मील दूर चली गई। तो ये करोड़ों मील दूर हो जाने के कारण आईपीएल और बीसीसीआई, बहुत कम शब्दों में मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद भी कि इस समय बीसीसीआई के चीफ के दामाद जो हैं चेन्नई सुपर किंग की फिक्सिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि कलकत्ता जो विद्वानों का, पढ़े लिखों का शहर कहलाता है, आर्ट एंड कल्चर का शहर कहलाता है, फुटबॉल का दीवाना शहर कहलाता है, कल पूरा स्टेडियम में 61,000 लोग बैठे उसी मैच को देख रहे थे जिसके बारे में पूरा देश जानता है कि इसकी टीम के बहुत सारे लोग जो हैं फिक्स किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक पैराडॉक्स है। और बीसीसीआई बार-बार बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अवधेश जी, हमें इस देश में नवधनाद वर्ग पैदा हो गया है, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। सभी महत्वपूर्ण लोगों को हटना चाहिए, चाहे आईपीएल के महत्वपूर्ण हो, वो उसी में शामिल है, उनको हटना चाहिए। अगर नैतिकता की बात है तो बीसीसीआई अगर इस खेल को भी दुरुस्त करना भी महत्वपूर्ण लोगों को हटना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिरकेश जी, अवधेश जी और पुष्पेंद्र, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।